दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, पापस एंड गल्डिनस थ्योरम, ये सब चीजें देखी थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट में। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, दैट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, इसकी जरूरत क्या है लैपलेस की? लैपलेस तो मैथ्स में नहीं होता, ये तो हायर स्टडी वाले जो आगे चल के जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको ज़रूरी होती है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये 11th-12th के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता, खासकर फिजिक्स में इसको हम कवर नहीं करते, ना ही मैथ्स में कवर करते हैं इसको। बट ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये आपकी बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस को आसान कर देगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को आपको समझा देगा जिनको समझने के लिए आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, खासकर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। क्योंकि जब आप 12th क्लास में आओगे तो जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे या इंडक्टर कैपेसिटर के कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे तो वहां पे उनको सोल्व करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबी होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं वहां पे। उनको सोल्व करना थोड़ा सा आपके लिए टीडियस हो सकता है आप मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना बढ़िया ना हो, तो इसलिए लैपलेस आपको बड़ी हेल्प करेगा। जहां पे कैपेसिटर इन्वॉल्व हो जाएगा, आगे 12th क्लास के स्टूडेंट जो हैं कैपेसिटर्स वगैरह पढ़ेंगे, या इंडक्टर जहां इन्वॉल्व हो जाएगा सर्किट के अंदर, वहां पे लैपलेस आपकी बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, खासकर लीनियर हर तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इससे सोल्व नहीं कर सकते हो, बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती हैं, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो बाद में देखेंगे हम लोग, बट डिफरेंशियल इक्वेशन को ये इजीली हेल्प कर देगी, क्योंकि ज्यादातर फिजिक्स में आप जो एनकाउंटर करने वाले हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही एनकाउंटर करने वाले हो, तो उनको ये आसान कर देगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसलिए हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, उनको इजीली हम सोल्व कर लेंगे इससे। तो इसलिए बेशक ये जो है आपके मैथ्स के उसमें इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए। मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा इसके ऊपर, बेसिक आपको समझाऊंगा कैसे आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हो, कैसे आप उसका इनवर्स लेते हो। ये बड़ी हेल्पफुल होगा आपका, देखना आगे चल के। और इस लेक्चर को मैं रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करूंगा जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मैं इस लेक्चर के जो एपिसोड्स हैं इनको रेफरेंस की तरह उसमें लिंक इनका शेयर कर दिया करूंगा। वहां पे भी आप देखना कहाँ जहां जहां इसका यूज आएगा वहां मैं लिंक करूंगा और आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज है। तो जरा देखिए दोस्तों, लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे लिया जाता है। इसके लिए वैसे तो एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी फंक्शन का। मान लीजिए कोई फंक्शन है ft, टाइम का फंक्शन है, मुझे उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना है। लैपलेस में एस डोमेन बोलते हैं, एस में दिखाना है मुझे। इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप, टाइम डोमेन से इसको एस डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो उसका क्या तरीका होता है, ft इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। एस कोई वेरिएबल है, आप ये समझ लो, एस पे आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एस कोई वेरिएबल है, नया वेरिएबल है। ठीक है, हालांकि एस का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। बट आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकते हैं? छोड़ो यार, उस चीज को नहीं देखना आपने को, बस इसको मैथ के एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, कि भाई इससे हम ऑपरेशंस को आसान कर लें, बस चीजों को जल्दी सोल्व करने के लिए। तो इस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर निकालना पड़ेगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म हर फंक्शन का। ना, आपको कुछ 6-7 फंक्शंस हैं, उनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलेस को याद रखिए, और बाकी जो है बहुत आसान है। फिर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज से हम लोग इजीली कर लेंगे चीजों को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ 5-6 हमारे कुछ फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म सीखना है, और उसके बाद हम वापस जो है फिर इसके ऊपर एक तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है उनको लगा के हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन कौन कौन से हैं, पहले उन फंक्शंस को देखते हैं। कुछ फंक्शंस आप पढ़ चुके हो फंक्शंस के चैप्टर में, कुछ 2-4 फंक्शन मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जिनमें से सबसे पहला फंक्शन है इंपल्स फंक्शन। ये इंपल्स फंक्शन जो है ये आपको बहुत सारी जगह पे यूज होता है। इवन आपके फिजिक्स में भी, आप जब 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे इंपल्सिव फोर्स, तो इंपल्स का क्या मतलब होता है ये जरा देखते हैं। इंपल्स फंक्शन, इंपल्स सिग्नल बोल दो या इंपल्स फंक्शन बोल दो। ठीक है, ये देखते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा टी से, ये लिखा जाता है डेल्टा टी से। अब ये क्या चीज होती है दोस्तों, डेल्टा टी? इसको डेल्टा टी से, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसकी। टाइम का अगर लिख रहे हो तो, अगर एक्स का लिख रहे हो तो डेल्टा एक्स लिख दो इसको, तो इसको बोलते हैं इंपल्स फंक्शन। ये क्या चीज होती है, कहां से बनता है, ये कैसे आता है, जरा देखिए।
अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास मान लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन है, जरा देखिए, और यह है 0, ये पॉइंट मेरा डेल्टा पॉइंट मान लेता हूं, टाइम में डेल्टा इसकी लेंथ है भाई, डेल्टा पॉइंट t इक्वल टू डेल्टा सेकेंड पे ये बदल जाता है, इसका स्लोप बदल जाता है और इसकी हाइट है 1, ठीक है। ये कोई फंक्शन है मान लीजिए ft, मैं चाह रहा हूं इसका डेरिवेटिव प्लॉट करूं, इसका d बाई डी टी क्या होगा दोस्तों, इसका dft बाई डी टी प्लॉट करना है मुझे। तो dft बाई डी टी कैसे प्लॉट करोगे इसका, बता सकते हो? मुझे इसका dft बाई डी टी प्लॉट करना है, इसका डेरिवेटिव प्लॉट करना है। तो आप बताओ डेल्टा सेकंड के बाद जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, तो स्लोप इस लाइन का तो स्लोप 0 आएगा। इस लाइन का स्लोप बताइए, स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ? चेंज इन हाइट, तो 0 से लेकर डेल्टा तक स्लोप निकालते हैं सबसे पहले, वो बनेगा चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो हाइट में क्या है, फाइनल हाइट इज 1 माइनस इनिशियल हाइट, 2 पॉइंट ले लो ना इस लाइन पे, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल हाइट इज 1 माइनस इनिशियल पॉइंट 0 डिवाइड बाय फाइनल टाइम डेल्टा माइनस इनिशियल टाइम 0, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो स्लोप, तो स्लोप आएगा 1 बाई डेल्टा। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ही होता है किसी भी फंक्शन में। तो आपने क्या किया बताओ जरा, क्योंकि जो एक्सिस है उसी के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तो इसका जो स्लोप बनेगा वो ये बन जाएगा दोस्तों, मतलब जो डेरिवेटिव आएगा ये बनेगा, इसकी हाइट बनेगी 1 बाई डेल्टा और इसकी लेंथ है डेल्टा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, dft बाई डी टी का एरिया अगर मैं देखूं, इस फंक्शन का एरिया आएगा इसका 1, एरिया इसका 1 बन रहा है, ध्यान से देखो, इसका एरिया निकाल के देखोगे तो 1 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस डेल्टा को नजदीक ला रहा हूं 0 के, थोड़ा छोटा कर रहा हूं डेल्टा को। अगर आप छोटा करोगे तो जरा देखो अगला जो फंक्शन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। मैंने डेल्टा को थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है, यहां पे ले आया डेल्टा को, डेल्टा अब थोड़ा छोटा मान लिया मैंने। तो डेल्टा को अगर मैंने छोटा मान लिया तो ये लेंथ जहां पे, मतलब ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट तो यहां पे आ गया डेरिवेटिव में, बट जो स्लोप है वो बढ़ जाएगा, 1 बाई डेल्टा की वैल्यू जो थी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। डेल्टा जो है छोटा हो गया, यहां से यहां पे आ गया, तो 1 बाई डेल्टा जो है वो यहां पे बढ़ जाएगा। बोलिए भाई सही लिखा है क्या? 1 बाई डेल्टा मेरा यहां पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो हाइट है ये बन जाएगी 1 बाई डेल्टा, ठीक है, इतना बन जाएगा। बट जो एरिया आएगा वो स्टिल मेरा एरिया क्या रहेगा बताओ जरा, एरिया स्टिल मेरा 1 है, ठीक है, एरिया स्टिल मेरा 1 है। अब एक काम करते हैं, इस डेल्टा को टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, ऐसे छोटा करते 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 मैं 0 में मर्ज कर देता हूं। तो अगर मैं 0 में मर्ज करूंगा तो फंक्शन कैसा बनेगा, सबसे पहले ये देखिए। अगर मैं इसको 0 में मर्ज कर दूंगा दोस्तों, तो ये इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये छोटा करते 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 बिल्कुल यहां पे ले आया, मैं 0 में ही मर्ज कर दिया, तो इस तरह का मेरे पास ft आ जाएगा। मतलब लिमिट डेल्टा टेंड्स टू क्या लगा दिया मैंने, 0 लगा दिया इसमें। तो आप बताओ जो इसका dft बाई dt है वो क्या बन जाएगा। मैंने इस ft के ऊपर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 लगा दिया, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस डेल्टा को छोटा करते चले गए, इस पॉइंट को आगे लेके आते चले गए, तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल यहां पे आ गया, है ना। इसका डेरिवेटिव देखिए अब dft बाई dt, तो dft बाई dt कैसे बनेगा बता सकते हो? 0 पे ही आएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का प्लॉट ये था, तो ये वाला पॉइंट मर्ज होते होते कहां छोटा होते होते कहां तक आ जाएगा, 0 में ही आ जाएगा। और इसकी जो हाइट है, डेल्टा को जब टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये हाइट हो जाएगी इनफाइनाइट, बट इसका एरिया स्टिल क्या रहेगा 1। इसका मतलब है हाइट इनफाइनाइट को तो खैर दिखा नहीं सकते, तो हम एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब इसकी हाइट जो है इनफाइनाइट है और ये 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, हाइट इसकी हो गई इनफाइनाइट, बट इसका जो एरिया है वो स्टिल क्या रहना चाहिए, एरिया 1 रहना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी, इसको बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का मतलब एक मोमेंट के लिए आया, जस्ट इनफाइनाइट हाइट का फंक्शन है, एक मोमेंट के लिए आया है और उसका एरिया क्या है मेरा 1। तो इसका मतलब मैं अगर इंपल्स फंक्शन को डिफाइन करना हो, मुझे इंपल्स फंक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इंपल्स सिग्नल को डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा जो डेल्टा टी होता है उसका जो एरिया होता है, एरिया को कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो वो 1 बनेगा दोस्तों, ये पहली डेफिनेशन है उसकी। दूसरी डेफिनेशन है डेल्टा टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एट टी टेंड्स टू 0। जब टाइम की वैल्यू को 0 में टेंड करता हूं, व्हेन टी टेंड्स टू 0 लिखो, व्हेन टी टेंड्स टू 0, जब टी 0 को टेंड करता है
तो इसकी हाइट जो होगी इनफाइनाइट होगी, या t इक्वल टू 0 बोल दो। चलो एट t इक्वल टू 0 आप ये कह सकते हो कि इसकी हाइट जो होगी इनफाइनाइट होगी, इसकी मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा, एंड ये 0 होगा अदरवाइज, 0 होगा अदरवाइज, बाकी जगह पे ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये होता है मेरा इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन का मतलब समझिए, जो एक मोमेंट के लिए आया बस, और उसकी हाइट जो है इनफाइनाइट है और केवल 0 टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। इनफाइनाइट हाइट को तो खैर दिखा नहीं सकते, तो हमने एरो दिखा दिया। इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा, डेल्टा टी बनेगा। इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डेल्टा टी बनेगा। डेल्टा टी का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इसका जो कोफिशिएंट है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये फंक्शन रियल है ना? ये रियल फंक्शन नहीं है, सच बताऊं तो। इनफाइनाइट हाइट का कोई फंक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल फंक्शन है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। इनफाइनाइट हाइट का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब प्रैक्टिकली इसका डिफरेंशिएशन लेना एट t इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, बता ही नहीं सकते हो। बट क्योंकि ये फंक्शन भी तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, अब्रप्ट चेंज किसी भी प्रैक्टिकल फंक्शन में हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि इसमें अब्रप्ट चेंज है, तो इसका डेरिवेटिव भी इम्प्रैक्टिकल बनेगा, क्योंकि ये सिग्नल खुद इम्प्रैक्टिकल है। अगर आप मैथ के हिसाब से देखोगे तो मैथ बोलता है कि यहां पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है। यहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 0 से पहले अलग, 0 लिमिट अगर देखोगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 0 पे। 0 से पहले अलग है, 0 से बाद अलग है, एकदम से वैल्यू एकदम से अब्रप्टली चेंज हो गया। और जहां जहां अब्रप्ट चेंज आता है वहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। और अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैथ तो ये कहता है, मैथ कहता है कि यहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि ये फंक्शन तो हाइपोथेटिकल है ना, नेचर में कभी भी अब्रप्ट चेंज नहीं होते, प्रैक्टिकल नहीं है सिग्नल, कहीं आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी फिर इम्प्रैक्टिकल होगा, उसको भी आप इमेजिनरी टाइप का डेरिवेटिव ले लो। तो इसका मतलब फिजिक्स कहती है कि हम इसका यहां पे इस पॉइंट पे जहां पे अब्रप्ट बदलाव आता है, जहां पे अब्रप्ट चेंज आता है, वहां पे जो डेरिवेटिव होगा उसको आप क्या ले सकते हो, उसको आप एक इंपल्स फंक्शन से दिखा सकते हो। ये मेरा इंपल्स सिग्नल होगा, इंपल्स फंक्शन बनेगा डेल्टा टी। मैथ कहता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहां पे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिजिक्स के लिए हम चीजों को तैयार कर रहे हैं, तो हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फिजिक्स बोलेगा कि यहां पे अगर डेरिवेटिव लोगे इसका इस पॉइंट पे, क्योंकि बाद में तो डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई हाइट में बदलाव ही नहीं हो रहा, तो डेरिवेटिव 0 आएगा। बट यहां पे जो डेरिवेटिव बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा बताओ? वो एक इंपल्स को दिखाएगा जिसका एरिया होगा 1, जिसका एरिया होगा 1। तो जहां जहां अब्रप्ट चेंज आते हैं वहां वहां डेरिवेटिव उसका जो आएगा वो एक इंपल्स आएगा। जरा देखिए, अब मैं जरा और फंक्शन लेता हूं और उनमें जरा आपको समझाता हूं। और इंपल्स की ये डेफिनेशन होती है दोस्तों, डेल्टा टी फंक्शन का एरिया 1 बनेगा, डेल्टा टी फंक्शन की हाइट जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, और t इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट करेगा, और बाकी जगह 0 होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, आपको पता चला कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं जहां पे अब्रप्ट हाइट में बदलाव होता है। क्योंकि वो अब्रप्ट हाइट 0 पे बदल रही थी, तो 0 पे उसका जो डेरिवेटिव है वो इंपल्स आ गया डेल्टा टी। जरा देखिए, अगर कोई इस तरह का फंक्शन ले लेता, मैं अगर कोई एफ टी मान लीजिए मैं इस तरह का लेता, 0 1, और ये हाइट है मेरी 1, ठीक है, ये t है मेरा सेकेंड्स में। मुझे इसका डेरिवेटिव प्लॉट करना है, dft बाई dt प्लॉट करना है। ठीक है, मुझे dft बाई dt निकालना है भाई। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें दोस्तों? अब जरा देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखो, पहले तो कुछ था ही नहीं फंक्शन, 0 पे अब्रप्ट हाइट में बदलाव आया, तो इसका मतलब 0 पे क्या आएगा, एक इंपल्स आएगा। तो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं इंपल्स को ना। तो यहां पे क्योंकि अब्रप्ट हाइट में बदलाव है, तो यहां पे एक इंपल्स आएगा, डेरिवेटिव में एक इंपल्स दिखाएंगे। फिजिक्स कहती है कि यहां पे डेरिवेटिव में इंपल्स आएगा। फिर 1 पे आ जाओ, 1 पे जैसे आए यहां पे एक नेगेटिव इंपल्स दिखाएंगे, क्योंकि हाइट में डाउन हो रहा है। और कितनी हाइट डाउन हो रही है? 1 हाइट डाउन हो रही है। तो जितनी हाइट यहां पे बदलती है ना, वो यहां पे एरिया बन जाता है दोस्तों। ठीक है, वो एरिया बन जाएगा। और क्योंकि यहां पे पॉजिटिव जा रहे थे तो ऊपर की तरफ दिखाओगे, और यहां पे नीचे आ रहे हो तो डेरिवेटिव नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब इंपल्स नीचे की तरफ आएगा। ये है मेरा t इक्वल टू 1 पे, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे? इसकी इक्वेशन लिखोगे डेल्टा टी। और ये क्या फंक्शन है बताओ? ये शिफ्ट हो रखा है, इसी फंक्शन को हमने शिफ्ट कर रखा है 1 पे, तो इसका मतलब क्या लिखोगे? डेल्टा टी माइनस 1। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो ऊपर की तरफ है, इसका एरिया 1 है और इसकी हाइट इनफाइनाइट है, इसका एरिया 1 है, तो इसका एरिया क्या बनेगा? इसका एरिया लिखेंगे -1। आप खुद सोचिए, जो यहां पे हाइट में बदलाव होता है ना,
वो यहां पे एरिया का रूप ले लेता है, इसके डेरिवेटिव में वो एरिया का रूप ले लेगा। यहां पे देखो हाइट में एक हाइट डाउन आई है, इसका मतलब -1 हाइट हुई है, तो इसका मतलब वो -1 जो है एरिया बन जाएगा यहां पे, और कहां पे बनेगा, t = 1 पे, नीचे की तरफ दिखाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। इसकी हाइट इनफाइनाइट है, -∞, इसकी हाइट -∞ नीचे की तरफ, इसका एरिया -1 है, जो कोफिशिएंट होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए जरा और देख लेते हैं। तो इंपल्स फंक्शन को समझिए भाई, इंपल्स फंक्शन क्या चीज है, ठीक है। इंपल्स फंक्शन को समझिए, इंपल्स फंक्शन क्या होता है। और जरा देख लीजिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है, ये फंक्शन है 0 1 2 3 t इन सेकेंड्स, ये 4 पॉइंट है, ये हाइट है मेरी 10 और ये हाइट है मेरी -10 और ये ft है भाई। मुझे इसका डेरिवेटिव प्लॉट करना है, मुझे dft/dt चाहिए, मुझे प्लॉट करना है dft/dt। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे प्लॉट करेंगे। ये t है मेरा सेकेंड्स में, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, ऐसे है। तो जरा देखिए डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो आपको बताना है स्लोप कैसे होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा दोस्तों, इस लाइन का स्लोप आएगा 10, इस लाइन का स्लोप आएगा -10, इस लाइन का स्लोप है 0 और इस लाइन का स्लोप भी 0, क्योंकि इसमें हाइट बदल ही नहीं रही। तो डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि एट t = 2 हाइट बदल रही है और अब्रप्टली बदल रही है, और एट t = 3 भी हाइट बदल रही है और अब्रप्टली बदल रही है। इसका मतलब यहां पे तो फिर क्या आएगा, यहां पे तो फिर इंपल्स आएगा डेरिवेटिव लोगे तो जरा देखिए डेरिवेटिव लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच क्या बनेगा डेरिवेटिव, बताओ जरा। 0 से 1 के बीच स्लोप 10 है, तो 10 को दिखा दो। 0 से 1 के बीच 10 आ गया मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 1 से 2 के बीच स्लोप क्या है, 1 से 2 के बीच -10 स्लोप है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा -10। 1 से 2 के बीच -10 आ गया। नेक्स्ट आइए भाई 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच 0 आएगा, बट जरा रुकिए, 2 पे क्या आएगा बताइए। 2 पे एक हाइट डाउन आया है, अगर एक हाइट डाउन आया और वो भी अब्रप्टली, एक हाइट नहीं 10 हाइट डाउन आया, माफ कीजिएगा, 10 हाइट डाउन आया और वो भी अब्रप्टली, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा। यहां पे नीचे की तरफ इंपल्स आएगा दोस्तों, जिसको हम 10 पे दिखाएंगे, -10 पे, बट जो -10 है वो इसकी हाइट नहीं है, ये बनेगा -10 डेल्टा t -2, क्योंकि t = 2 पे आप आ रहे हो ना, डिले कर दिया आपने सिग्नल को। एक तो जो डेल्टा t होता है वो तो 0 पे होता है, तो ये तो आपका इंपल्स जो सिग्नल आ रहा है वो तो 2 पे आ रहा है, तो t -2 करोगे, और -10 क्या होगी, इसका एरिया होगा दोस्तों। ये जो -10 आपने दिखाया ना, ये इसका एरिया है, पॉइंट को समझिए भाई, ये इसका एरिया बनेगा, ठीक है। तो जो यहां पे हाइट में बदलाव हुआ है वो यहां पे एरिया का रूप ले लेगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ। उसके बाद बताइए 2 से 3, 2 से 3 के बीच कोई हाइट में बदलाव नहीं है, तो डेरिवेटिव 0 आएगा। नेक्स्ट 3 पे बताइए। अब 3 पे आप ध्यान से देखिए, -10 से आप कहां पे जा रहे हो, 10 पे जा रहे हो, इसका मतलब नेट हाइट बढ़ी है और वो भी अब्रप्टली बढ़ी है, 20 हाइट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 20 जो दिखाओगे आप, असल में 20 के लेवल पे इसको दिखाना पड़ेगा, बट 20 इसकी हाइट नहीं है दोस्तों, इसकी हाइट तो इनफाइनाइट है। आप इसको 20 के लेवल पे दिखाओगे, ये 10 का लेवल है और 20 का लेवल जो है, अगर मैं 20 का लेवल दिखाऊं तो 20 का लेवल समवेयर यहां पे आएगा, ठीक है, 20 का लेवल समवेयर यहां पे आएगा। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 20 डेल्टा t -3, ठीक है। ये यहां पे इसका डेरिवेटिव आएगा 3 पे, और उसके बाद डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, उसके बाद 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट में बदलाव ही नहीं हो रहा कहीं पे। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो 0 है, तो इसके बाद डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये इसका dft/dt को प्लॉट किया है भाई। ध्यान से देखिए, यहां पे इंपल्स दिखाया, यहां पे इस इंपल्स की हाइट इनफाइनाइट है, इसकी -इनफाइनाइट है, बट इसका एरिया -10 है, इसका एरिया +20 है, ठीक है। तो देखिएगा कि कैसे हम डेरिवेटिव को प्लॉट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस चीज को देखते हैं, इंपल्स को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा था भाई, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंपल्स फंक्शन क्या होता है। इतनी जानकारी इंपल्स के बारे में काफी है, हालांकि और भी इसकी बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम फिलहाल के लिए नहीं देखेंगे। इतनी जानकारी इंपल्स की काफी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा फंक्शन और आपको बताना चाह रहा हूं, एक छोटा सा फंक्शन और बताना चाह रहा हूं, और वो फंक्शन क्या है सुनिए।
ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन और देख लो, और वो होता है यूटी। यूटी इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप फंक्शन। स्टेप क्या होती है? सीढ़ी। यूनिट का मतलब जिसकी हाइट 1 हो। तो जरा देखिए, इसको अगर आप दिखाओगे तो इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है यूटी का। इस फंक्शन को हम यूटी बोल देते हैं। 0 पे एकदम से एक स्टेप आ गया 1 हाइट का, तो ये मेरा यूटी फंक्शन है भाई। यूनिट स्टेप बोलेंगे तो 0 पे एक हाइट आ गई और उसके बाद हाइट कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूटी। अब जरा देखिए, अगर मैं फंक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, 1 से शुरू करके कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? इसकी हाइट 1 है और t इक्वल टू 1 के बाद है ना, फिर तो आप इसको लिख दोगे u ऑफ t माइनस 1, क्योंकि ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है यहां पे शिफ्ट हो गया, डिले कर दिया आपने पूरे सिग्नल को, तो ये होगा u ऑफ t माइनस। इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हाइट को दिखाता है। अगर यहां पे 2 लिख दूंगा तो इसका मतलब हाइट 2 पे दिखानी पड़ेगी आपको, यहां पे 2 लिख दूंगा तो 2 हाइट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, यूटी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, इतना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, खासकर जरा देखिए, जब भी कोई सिग्नल होगा, जैसे कोई पीरियोडिक सिग्नल है, साइन वेव, ठीक है, साइन वेव है कुछ इस तरह की, 0 पाई 2 पाई 3 पाई और ओमेगा टी एक्सिस है। अगर मैं इसको इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी ओमेगा टी ही एक्सिस है, और अगर मैं इसको 1 हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी हाइट Vm है, अगर मैं इसको इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेगेटिव वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। और ये सिग्नल की इक्वेशन क्या है? इसको लिखोगे कैसे? u ऑफ ओमेगा टी। यूटी नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि वेरिएबल ओमेगा टी है यहां पे, तो u ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, साइन ऑफ ओमेगा टी, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू u ऑफ ओमेगा टी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो क्या बनेगा दोस्तों? ग्राफ 0 से आगे आ जाएगा सिर्फ। तो इसका मतलब जब भी कोई सिग्नल ut से मल्टीप्लाइड हो या u ऑफ ओमेगा टी या u ऑफ x से मल्टीप्लाइड हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो 0 से आगे दिखाओगे बस, इसको पूरा नहीं रहेगा आपको, ग्राफ पीरियोडिक नहीं आएगा, ये पीरियोडिक बन गया क्योंकि नेगेटिव साइड गायब हो गई है, इसने गायब कर दी। पॉइंट को समझो भाई, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि ut से कोई भी सिग्नल मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब वो 0 से आगे है केवल, ठीक है, वो केवल 0 से आगे है। दूसरा और चीज जरा देखिए, इसको मैं इसको 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा डब्बा है जिसकी स्टेप बदल रही है, स्टेप में है भाई, स्लोप नहीं होना चाहिए उसमें। जरा देखो, ऐसे है कोई डब्बा है 0 1, इसको आप ut की टर्म में लिख सकते हो भाई, या हाइट 2 ले लो, चलो यहां पे इसको आप स्टेप सिग्नल की टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो जरा, शुरू में 2 हाइट है, t इक्वल टू 0 पे 2 हाइट से शुरू हुआ है सिग्नल, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ले लेता हूं 2 ut। अगर 2 ut लोगे तो 2 हाइट आ जाएगी भाई, 2 ut, इसका मतलब 2 हाइट शुरू हो गई है 0 से। लेकिन जैसे ही 1 हुआ, आपकी दो हाइट सब्ट्रैक्ट होकर 0 हाइट पे आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब t इक्वल टू 1 पे आपने क्या ले लिया? आपने 2u ऑफ t माइनस 1 ले लिया। t इक्वल टू 1 पे आपने ये सिग्नल ले लिया। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या होगा दोस्तों? 0 से लेके 1 तक, 0 से पहले तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। 0 से 1 के बीच देखिए, 0 से 1 के बीच ये हाइट है 2, और ये हाइट क्या है बताओ जरा? ये हाइट है 0। 0 से 1 के बीच ये हाइट है 0, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 1 के बाद बताओ, 1 के बाद ये 2 है और ये भी 2 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब इस फंक्शन की जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों, वो बनेगी 2 ut माइनस 2 u ऑफ t माइनस 1। 2 ut मतलब 2 ut, तो ये आ गया उसमें से, तो इसका मतलब 0 से 2 हाइट शुरू हो रही है, इसकी 0 पे 2 हाइट शुरू हो रही है, और जैसे आप 1 पे पहुंचे 2 हाइट मेरी माइनस होगी, 2 हाइट मेरी माइनस होगी, 0 पे आ गया वापस से। तो इस फंक्शन का जो डब्बे का जो इक्वेशन लिखोगे वो आप स्टेप की टर्म में, क्योंकि स्टेप ही तो है, एक स्टेप बढ़ा फिर एक स्टेप डाउन हो गया। स्टेप मतलब सीढ़ी एकदम से चढ़ जाती ना, तो ऐसे एक सीढ़ी चढ़े और फिर एक सीढ़ी नीचे उतर गई, मतलब 2 हाइट की सीढ़ी चढ़े और 2 हाइट की सीढ़ी फिर नीचे उतर गई, तो सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये सीढ़ी को दिखा रहा है कि यहां पे ये 0 से सीढ़ी शुरू हो रही है, ये सीढ़ी 1 से शुरू हो रही है, तो क्योंकि 1 पे आपको डाउन आना है तो इसलिए माइनस कर दिया इसको मैंने, ठीक है। जरा देखिए और सिग्नल देखिए जिनकी आपको इक्वेशन
यूटी की टर्म में आप लिख सकते हो। जो भी स्टेप से मिलके बने होते हैं, जो भी सिग्नल स्टेप से मिलके बने होते हैं, उनको आप स्टेप की टर्म में दिखा सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा सिग्नल ले रहा हूं, जरा देखिए। मान लीजिए इस तरह का कोई सिग्नल है मेरे पास, ये लीजिए, -1 हाइट है, यहां पे 1 हाइट है, यहां पे 2 हाइट है, 0 1 2 3 4 t इन सेकेंड्स। ये मान लीजिए मेरे पास कोई ft सिग्नल है दोस्तों, ये मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है ft, ठीक है, इस तरह का। और क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो हाइट है वो बदल रही है, बट वो स्टेप्स की फॉर्म में बदल रही है। एक स्टेप नीचे था, फिर ऊपर आ गया, फिर ऐसे स्टेप्स में चेंज हो रहा है। पहले हाइट थी मेरी 0, ठीक है, और उसके बाद स्टेप्स में हाइट बदल रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी इक्वेशन को स्टेप्स की टर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे जरा देखिए, ft इज इक्वल टू, पहले हाइट थी 0, जैसे आप 0 पे आए दोस्तों, एक हाइट डाउन होनी चाहिए आपकी, एक स्टेप डाउन आना है, नीचे आना है, तो क्या करें, माइनस ऑफ यूटी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे आ रहे हो आप, t इक्वल टू 0 पे एक हाइट डाउन हो गए हो, तो आपको लिखना है माइनस ऑफ यूटी। अब माइनस ऑफ यूटी ऐसे चलता रहेगा, इसकी हाइट -1 रहेगी, बट ये हमेशा तो नहीं जा रहा ना ऐसे। जैसे आप 1 पे पहुंचे, क्या होगा बताओ जरा, आपको -1 से 1 हाइट पे आना है। इसका मतलब कितना स्टेप ऊपर उठना पड़ेगा आपको, 2 स्टेप। तो यहां पे क्या करोगे, +2 u ऑफ t इक्वल टू 1 पे ना, तो t -1 कर दो। इसका मतलब जो ये -1 वाला सिग्नल था, माइनस ऑफ यूटी को देखोगे तो माइनस ऑफ यूटी ऐसे होता है, -1 हाइट होती है उसकी, और ऐसे चलता रहता है। जैसे आप 1 पे पहुंचे, आपको क्या करना है बताओ, जैसे आप 1 पे पहुंचे, आपको इसमें 2 हाइट ऐड करनी है। ये 2 हाइट है, इसकी हाइट है 2, ठीक है। तो जब आप इस सिग्नल में ये 2 हाइट ऐड करोगे, जैसे आप 1 पे पहुंचे, तो 1 पे देखो क्या होगा, 1 पे 1 से आगे ये -1 हाइट है, और 1 से आगे इसकी हाइट क्या है, 2। तो जब दोनों को जोड़ोगे -1 और 2 को, तो नेट हाइट क्या बनेगी, 1 से आगे 1 बन जाएगी। तो आप ये देख लो कि कितना बदलाव हुआ है, -1 से कहां पे आए हो, 1 पे आए हो, तो 2 हाइट ऐड हो के आया होगा भाई। -1 से 1 पे तो 2 हाइट ऐड करोगे तभी तो पहुंचोगे, इसलिए मैंने यहां पे 2 हाइट ऐड की है, ठीक है। 2u ऑफ t -1 कर दिया यहां पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आप आइए, जैसे आप 2 पे आए, आपने एक हाइट और ऐड कर दी, तो +u ऑफ t -2। देखो यहां पे 1 हाइट मैंने ऐड कर दी है, t इक्वल टू 2 पे। जैसे आप 3 पे आए दोस्तों, आपने 2 हाइट से -1 पे आ गए, इसका मतलब 3 हाइट डाउन आ गए, तो इसका मतलब -3u ऑफ t -3। तो 3 t इक्वल टू 3 पे -3 हाइट आपने कर दी, तो इसका मतलब नेट हाइट कहां पे आ गया, -1 पे आ गए हो। जैसे आप 4 पे आए हो, एक हाइट ऐड करके 0 पे आ गए हो आप, इसका मतलब क्या करोगे, +u ऑफ t -4। समझ आया भाई। तो इस तरह से आप ft को लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि ft जो है वो कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम ft को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस फंक्शन को स्टेप्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप। आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, बताऊंगा मैं आपको, आप बस इसको ध्यान रखिए, ठीक है। 1-2 पॉइंट और बताता हूं मैं, आप देखिएगा दोस्तों, 1-2 पॉइंट और बताता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ इसका इक्वेशन लिखनी है, सिर्फ ये फंक्शन है 0 से 1, ये ft है। आपको मान लीजिए इस फंक्शन की सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे इस फंक्शन की इक्वेशन। पहले ये देखो, अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन ले लूं और ऐसे पीछे की तरफ ले लेता हूं, 0 1 2, और ये हाइट मान लीजिए vm है, ये भी मेरी vm थी, सिर्फ ये फंक्शन है दोस्तों, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो मैं इसकी इक्वेशन को कैसे लिखूंगा जरा देखो, ये मेरे पास फंक्शन था। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे 1 हाइट है इसकी, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जरा बताओ क्या होगा। 0 से पहले ये 0 है और ये इस तरह का है, प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। 1 के बाद भी 0 आएगा, क्योंकि 1 के बाद ये सिग्नल है, ये नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के बाद भी 0 हो जाएगा। बट 0 से 1 के बीच देखिए क्या होगा, 0 से 1 के बीच ये फंक्शन कुछ इस तरह का है, 0 से 1 के बीच कुछ इस तरह का है, और ये फंक्शन 1 ही है। तो जब भी 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, यही निकल के आ जाएगा बाहर, यही वाला निकल के आ जाएगा बाहर। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन है। अब इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन है vm sin pi t, ये टाइम एक्सिस है भाई, ठीक है।
Vm sin पाई टी आप जानते हो। और इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है ut माइनस u ऑफ t माइनस 1। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचूंगा मैं। तो आप बताओ ये एफ टी की इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी Vm sin पाई टी इंटू ut माइनस u ऑफ t माइनस 1। ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास इस फंक्शन का एक्सप्रेशन आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब इस तरह से हम क्यों हमने ये सीखा है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी अभी आपने इंपल्स फंक्शन को सीखा कि इंपल्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इंपल्स सिग्नल क्या होता है। ऐसे अगर मैं इंपल्स फोर्स की बात करूं तो इंपल्स फोर्स क्या होता है बता सकते हो? इंपल्स फोर्स क्या होता है? इंपल्स फोर्स जो कुछ मोमेंट के लिए लगे बस, और उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई हो, उसको बोलते हैं इंपल्स फोर्स। जरा समझिए इंपल्स फोर्स को। इंपल्स फोर्स, इंपल्स फोर्स क्या होता है? क्योंकि ये आगे चल के आप पढ़ोगे भाई। सोचिए आपके पास कोई तराजू है, ठीक है, आपके पास ये कोई तराजू है और इस तराजू में एक तरफ जो है वो 1000 किलोग्राम रखा हुआ है और एक तरफ आप यहां पे बैठे हुए हो और आपका वजन है 60 किलोग्राम या 80 किलोग्राम, कुछ भी ले लो, चलो 80 तो नहीं 60 ले लेते हैं, चलो 80 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है, 60 किलोग्राम आपका वजन है, 60 किलोग्राम और इधर 1000 किलोग्राम रखा हुआ है। ऑब्वियसली आप इसको पिक उठा नहीं सकते हो, बट आप इसको कुछ मोमेंट के लिए उठा सकते हो। आप बस जंप करो, आप जंप करोगे ना तो आप देखना कुछ हल्का सा ये उठ जाएगा। इसका मतलब आप इसको, आपका जो फोर्स लगा रहे थे आप इसको उठा नहीं पा रहे थे, बराबर कॉन्टिन्यूसली नहीं उठा पाओगे, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए आप ऐसे फोर्स लगा सकते हो। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि कुछ मोमेंट के लिए आप इसको उठाने वाला फोर्स लगा सकते हो, बट उसको आप कॉन्टिन्यूसली नहीं लगा पाओगे। ऐसे फोर्स को इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं भाई। कुछ मोमेंट के लिए आपने इतना जोर का फोर्स लगा दिया। आप कई बार ऐसे देखते हो कोई जैसे धक्के में कोई फंसा हुआ है कोई गाड़ी, ठीक है, तो आप उसको धक्का मारते हो, उसको फोर्स लगाते हो, तो आप जो है ना लगातार ज्यादा फोर्स नहीं लगाते, बट एक धक्का तो दे सकते हो, मोमेंट के लिए तो कुछ लगा ही सकते हो ज्यादा फोर्स, उसी को आप इंपल्सिव फोर्स बोल सकते हो। हालांकि वो आइडली बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि जिसकी एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो और केवल उस एग्जिस्ट कर रहा हो केवल एक स्मॉल मोमेंट के लिए। आइडली ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप उसका ग्राफ भी देखोगे तो इस तरह का ग्राफ आप बोल सकते हो कि आपने बहुत तेज का फोर्स लगाया और कुछ मोमेंट के लिए लगाया आपने, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं लगा सकते आप, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली नहीं लगा सकते। उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। मतलब वो प्रैक्टिकल होते हैं बट वो एग्जैक्टली उनका ग्राफ इस तरह का नहीं होता। हम तो बिल्कुल आइडियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो खैर मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, स्टेप फंक्शन और इंपल्स फंक्शन में? बिल्कुल रिलेशन है दोस्तों। क्या रिलेशन है जरा देखिए। अगर मैं बोलूं कि यूटी का ग्राफ देखो कैसा होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूटी का ग्राफ ऐसा होता है, इसकी हाइट 1 होती है 0 के बाद। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं दोस्तों, डी यूटी बाई डी टी कर लूं, अगर मैं डी यूटी बाई डी टी कर लूं, इसका डेरिवेटिव ले लूं, तो डेरिवेटिव केवल 0 पे ही एग्जिस्ट करेगा भाई। तो 0 पे 1 एरिया का इंपल्स आएगा डेल्टा टी। बाकी जगह तो अब्रप्टली हाइट चेंज नहीं हो रही, बाकी जगह तो कांस्टेंट हाइट है भाई। केवल 0 पे अब्रप्टली हाइट चेंज हो रही है तो 0 पे डेरिवेटिव आ जाएगा डेल्टा टी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो डी बाई डी टी ऑफ यू टी। मैथ की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं, मैथ तो मना ही कर देता है। मैथ कहता है भाई ये पॉसिबल नहीं है, मैथ बोलेगा कि ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है यहां पे, ठीक है। बट फिजिक्स कहती है कि भाई आप इसको लिख सकते हो इंपल्स की टर्म में, इसके डेरिवेटिव से इंपल्स आया है। तो डेल्टा टी के इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, फिर यूटी आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर मैं डेल्टा टी का इंटीग्रेशन ले लूं, अब क्योंकि मुझे फंक्शन चाहिए तो फंक्शन के लिए मैं लिमिट को फाइनाइट नहीं रखूंगा, टी रखूंगा मैं यहां पे, -∞ टू टी रखूंगा, तभी मेरा फंक्शन आएगा। वेरिएबल लिमिट रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो बन जाएगा मेरा यूटी, इसको लिखेंगे यूटी। आप बोलोगे सर ये यूटी कैसे बना, जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। अगर आप ये लिखते -∞ से इन्फिनिटी तो ये 1 बनता भाई ऑलवेज, इसका एरिया 1 है भाई, और ये 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है और 0 इस लिमिट के अंदर है, तो -∞ से इन्फिनिटी अगर इस फंक्शन का एरिया देखोगे तो 1 बनेगा भाई। 0 लिमिट के अंदर आनी चाहिए ना। हाँ, अगर आप ऐसे लिख देते -∞ से -1 तक, अगर आप इसका एरिया निकालते तो 0 आता। क्यों आता 0 भाई? क्योंकि ये जो फंक्शन है जिसका आप एरिया निकाल रहे हो, ये तो एग्जिस्टेड इक्वल टू 0 पे कर रहा है, और आप तो एरिया -∞ से -1 तक का देख रहे हो। -∞ से -1 तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया, इस फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया, तो ये तो 0 आएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है।
इसका जो एरिया है वो 0 आएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो ये इंक्लूड होना चाहिए पॉइंट लिमिट के अंदर, तभी आप इसका एरिया को लिखोगे, अदरवाइज नहीं। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं पहले यूटी की डेफिनेशन बताऊं, तो यूटी को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे करेंगे? यूटी को डिफाइन करेंगे कि यूटी की वैल्यू मेरी 1 है फॉर टी ग्रेटर देन 0। अगर टी को मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा तो 1 बनेगा, 0 बनेगा फॉर टी लेस देन 0। और 0 पे डिफाइन नहीं है दोस्तों, टी इक्वल टू 0 एग्जैक्टली 0 पे डिफाइन नहीं है। 0 पे जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ऐसे यूटी को डिफाइन करोगे भाई, यूटी को ऐसे ही बोलोगे। अब आइए, अगर मैं आपसे ये बोलता डेल्टा टी डी टी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से टी, जरा देखते हैं इसकी क्या वैल्यू निकल के आती है। ये वैल्यू 0 आएगी अगर मैं टी को लेस देन 0 ले लूं तो। क्यों भाई, क्यों आएगी 0 से 0 क्यों आएगी इसकी वैल्यू? क्योंकि अगर अपर लिमिट 0 से लेस है, जैसे -1 हो गया, -0.5 हो गया, 0 से अगर लेस है तो यार ये काउंट ही नहीं हुआ, लिमिट के अंदर आया ही नहीं ये फंक्शन। तो जब लिमिट के अंदर आएगा नहीं तो एरिया कहां से आएगा? एरिया 0 ही आएगा। और इसी में मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो आएगा ये 1 बनेगा अगर मेरा t क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो अगर ये लिमिट मेरी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि इसका एरिया काउंट हो जाएगा। फिर ये फंक्शन जो है लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। फिर ये अगर ये लिमिट अपर लिमिट 2 हो जाए, सोचिए 3 हो जाए, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक ये फंक्शन तो आ गया ना उस लिमिट के अंदर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक ये फंक्शन आ जाएगा। तो इसका एरिया लिख दोगे फिर आप। तो इसका मतलब अगर t की वैल्यू लेस देन 0 है तो 0 आएगा, और t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो 1 बनेगा। और ये डेफिनेशन किसकी होती है? ये डेफिनेशन तो ut की ही होती है ना भाई, ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे? इसलिए आप बोलोगे कि ये जो है ये ut को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखिए, फंक्शन में अगर आपको लिखना है तो लिमिट को वेरिएबल रखना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट लिमिट रख दी तो कांस्टेंट नंबर आएगा फिर यहां पे, ठीक है। तो ये रिलेशन है डेल्टा टी और यूटी के बीच की, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ये पॉइंट जो है आगे चल के यूज होगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, थैंक यू।